हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ इस शादी को क्या नाम दूँ का चौदहवां भाग। पहले के 13 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। विजय रचना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाता है और चेंजिंग रूम के अंदर ले जाते हुए बोलता है, मैं जब तक कमरे में रहता तब तक तुम बाथरूम के अंदर ही रहती क्या? रचना उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। विजय बोला, तुम ना कभी कभी हद करती हो और मुझसे कैसा शर्म। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूँगा, तो फिर मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रचना अभी भी उसे कुछ नहीं बोल रही थी। विजय एक ड्रेस निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है, ये पहन लो, मैं जा रहा हूँ कमरे में और जल्दी से पहनकर कमरे में आ जाना। उसके बाद मेरी फ्लाइट भी है और तुम्हें भी तो अपने घर जाना है ना। रचना हाँ में अपना सिर हिला देती है। विजय फिर उसे वहीं छोड़कर कमरे में चला जाता है। रचना भी थोड़ी देर के बाद चेंज करके कमरे में आ जाती है। विजय उससे बोलता है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। रचना बोली, उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ घर पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। विजय बोला, ठीक है फिर चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो रचना का हाथ पकड़ लेता है। दोनों फिर कमरे के बाहर चले जाते हैं। विजय और रचना कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया के तरफ आते हैं। दोनों फिर बैठ जाते हैं। विजय रचना को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। रचना भी चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खा रही थी। आज वो खाने को लेकर बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे विजय के गुस्से के बारे में पता था। अगर वो थोड़ा सा भी जिद करती तो पहले की तरह विजय उसे पनिशमेंट देता और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती। इसीलिए रचना चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खा रही थी। विजय ब्रेकफास्ट रचना को खिलाने के बाद उसके मुंह को नैपकिन से साफ करता है और उसके गाल पर किस करके प्यार से बोलता है, वहाँ जाकर मुझे हर पल याद करना, समझी? रचना उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। विजय उससे आगे बोलता है, और हाँ, मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँगा तो मेरा कॉल उठा लेना, और खबरदार अगर तुमने मेरी किसी भी कॉल को इग्नोर किया तो अगर मेरे एक भी कॉल को इग्नोर किया ना तुमने, तो मैं उसी वक्त वहाँ तुम्हें लेने आ जाऊँगा। रचना उसकी ये धमकी सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, अब हर वक्त क्या मैं मोबाइल रखूँगी अपने पास? विजय बोला, हाँ रखना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। रचना बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने पास हर वक्त मोबाइल रखूँगी। विजय बोला, और अपनी फैमिली को हमारे शादी के बारे में भी बता देना। रचना बोली, ठीक है, पहले मैं चली तो जाऊँ, मेरे जाने से पहले ही आपने इतने सारे शर्त मेरे सामने रख दिया। विजय बोला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। रचना बोली, ये प्यार नहीं पाबंदी है। विजय उसे आंखें दिखाता है। रचना फिर खामोश हो जाती है। विजय फिर नौकर को सूटकेस लाने को बोलता है। नौकर रचना और विजय के कमरे में जाकर सूटकेस लेकर नीचे आ जाता है। विजय रचना का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। विजय और रचना कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर उन दोनों का सूटकेस डिक्की में डाल देता है और कार स्टार्ट करके कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ जाता है। रचना कार से उतरने लगती है, पर विजय उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। रचना उसकी तरफ देखती है। विजय उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, पहले गुड बाय किस तो दे दो। ड्राइवर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जल्दी से कार से उतरकर दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो विजय का गुस्सा अच्छे से जानता था। अगर वो एक बार भी उनकी तरफ देखता तो विजय उसे जान से ही मार देता। रचना बोली, क्या गुड बाय किस? विजय बोला, हाँ, अब मैं 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हें देख पाऊंगा,
इसीलिए रचना फिर उसके गालों पर किस कर देती है। विजय बोला, मुझे बच्चों वाली किस नहीं चाहिए। रचना उससे कुछ बोलती तब तक विजय उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। रचना अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 2 मिनट के बाद विजय उसके होठों से अलग होता है। रचना लंबी सांसें ले रही थी। विजय फिर उसके माथे पर किस करके उसे बाय बोलता है। रचना एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। रचना के जाने के बाद विजय भी एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। दोनों की अलग फ्लाइट थी। रचना विजय के प्राइवेट प्लेन में बैठी थी और बाहर देख रही थी। वे पहली बार प्लेन में चढ़ी थी, इसीलिए उसे बहुत मज़ा आ रहा था। विजय भी अपने दूसरे प्राइवेट प्लेन में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में रचना की फ़ोटो देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। कुछ ही टाइम बाद रचना एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर आती है, तभी एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है और एक आदमी कार से निकलकर रचना से बोलता है, मैडम, मैं विजय सर का आदमी हूँ, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। रचना उसके कार में जाकर बैठ जाती है। तभी विजय का कॉल आता है। रचना कॉल उठाकर हेलो बोलती है। विजय बोला, पहुँच गई ना अच्छे से। रचना बोली, हाँ मैं भी कार में बैठी हूँ, बस घर जा रही हूँ। और आप? विजय बोला, मैं भी अभी अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ, ध्यान रखना अपना। रचना बोली, जी ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। विजय फिर उसे आई लव यू बोलता है, पर रचना उसके आई लव यू का कोई जवाब नहीं देती। विजय फिर कॉल काट देता है। थोड़ी देर में रचना की कार एक घर के पास आकर रुकती है। घर दिखने में छोटा था पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। रचना ड्राइवर से बोलती है, अब आप जाओ। ड्राइवर सर झुकाकर कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रचना भी मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। रचना अपने घर के अंदर आती है। अंदर एक अधेड़ उम्र की औरत सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। रचना मुस्कुराकर जोर से बोलती है, माँ। वो औरत रचना की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखती है। रचना भागते हुए अंदर आती है और उस औरत के गले लग जाती है। वो औरत रचना की माँ देवकी थी। देवकी जी अचानक से रचना को देखकर हैरान और खुश दोनों होती है। रचना आकर देवकी जी के गले लग जाती है। देवकी जी बोली, रचना बेटा, तू यहाँ अचानक से? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। रचना देवकी जी से बोलती है, क्यों माँ, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? देवकी जी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू अचानक से कैसे आ गई? एक कॉल कर देती तो मैं तेरे भाई को स्टेशन भेज देती तुझे लाने के लिए। रचना देवकी जी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, माँ, अगर मैं आपको कॉल कर देती तो सरप्राइज कैसा रहता? और वैसे भी मैं ट्रेन से नई फ्लाइट से आई हूँ। देवकी जी का मुँह खुला का खुला रह जाता है। रचना की ये बात सुनकर वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या कहा? फ्लाइट से आई है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए रचना? रचना देवकी जी का सवाल सुनकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। देवकी जी उसकी बाहें पकड़कर फिर से उससे पूछती है, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, तेरे पास फ्लाइट के पैसे कहाँ से आए? बता, ऐसा क्या करती है तू वहाँ लखनऊ में? रचना एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसका भाई का मिठाई का दुकान था, इसीलिए फ्लाइट से आना तो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। रचना और उसकी फैमिली ने आज तक फ्लाइट में ट्रेवल नहीं किया था। ये पहली बार था जब रचना प्लेन में बैठी थी। अब रचना अपनी माँ को कैसे बताए कि वो विजय प्रताप सिंह की पत्नी बन गई है, जो लखनऊ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और सिर्फ लखनऊ का ही नहीं, दूसरे शहर में भी उसका नाम फैला हुआ है। अमीरों की गिनती में वो टॉप पोजीशन पर आता है। रचना यही सब ख्यालों में खोई हुई थी। तभी देवकी जी अपने बेटे निशांत को आवाज़ लगाती है। रचना देवकी जी से बोलती है,
माँ भैया को बुलाने की क्या जरूरत है। देवकी जी बोली, अब तेरा भैया ही तुझसे सवाल पूछेगा। देवकी जी की आवाज़ सुनकर एक लड़का उनके पास आता है। वो लड़का रचना का भाई निशांत था। निशांत की उम्र करीब 25 से 26 साल की होगी। उस लड़के के पीछे एक लड़की भी आती है। वो निशांत की पत्नी नीलम थी, जिसकी उम्र 23 साल की थी। निशांत रचना को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, छोटी तू कब आई। रचना मुस्कुराकर निशांत के गले लगकर बोलती है, अभी आई हूँ भैया। वो फिर नीलम के भी गले लगती है। नीलम बोली, ऐसे अचानक से, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। रचना बोली, भाभी फ़ोन मैसेज करती तो सरप्राइज कैसे रह जाता। देवकी जी नाराज़गी के साथ बोलती है, तुम लोगों को पता है ये फ्लाइट से आई है। निशांत ये सुनकर रचना की तरफ देखता है। नीलम रचना से बोलती है, क्या तू फ्लाइट में बैठी, कैसा लगा। मैंने तो आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा है। रचना बोली, बहुत ही अच्छा लगा भाभी। देवकी जी निशांत और नीलम से बोलती है, पर तुम लोगों को ये नहीं पूछना है कि ये फ्लाइट से कैसे आई, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। रचना देवकी जी की तरफ देखकर उनसे बोलती है, माँ वो क्या है ना, मैं वहाँ लखनऊ में पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ और अब मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती। मैं अपने दोस्त तनु के साथ रेंट पर रहती हूँ। देवकी जी बोली, क्या ये तू क्या बोल रही है। रचना बोली, हाँ माँ मैं सच बोल रही हूँ। मुझे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल गई है। मैं अब पढ़ाई के साथ अपने खर्च भी खुद उठा सकती हूँ। इसीलिए अब आप लोगों को हर महीने मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। निशांत रचना की ये बात सुनकर उससे बोलता है, क्या, पर छोटी तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तेरा भाई मर गया क्या। मैं क्या तेरा ख्याल नहीं रख सकता हूँ। तुझे अगर रेंट पर रहना था तो मुझे बताती। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा हॉस्टल का बंदोबस्त किया था। फिर रेंट पर रहने की क्या ज़रूरत थी और जॉब करने की क्या ज़रूरत है। देख तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, इन सब में ध्यान मत दे, समझी। कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। रचना बोली, भैया मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी में जॉब नहीं कर रही हूँ। लखनऊ का मशहूर कंपनी सिंह ग्रुप, जिसके सीईओ विजय प्रताप सिंह है, उनके कंपनी में जॉब करती हूँ। और आपको पता है ना वहाँ जॉब पाना कितना मुश्किल है, और मुझे वहाँ जॉब मिल गया है। और आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। निशांत बोला, वो तो ठीक है, पर जॉब करने की ज़रूरत क्या है। रचना बोली, भैया प्लीज, मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ। कॉलेज से आने के बाद यूं ही कमरे में बैठी रहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो दे ही रही हूँ ना। अगर 2 पैसे कमा लूँगी तो उससे क्या हो गया। निशांत बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, और इस बार तू कॉलेज में टॉप करेगी। रचना यह सुनकर धीरे से बोलती है, मैंने तो पहले ही टॉप कर लिया है। निशांत बोला, क्या कहा तूने। रचना बोली, नहीं कुछ नहीं भैया। रचना का इतना बोलना ही था, तभी एक आवाज़ आती है, रचना जाने मन आ गई तुम। उस आवाज़ को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उसके पीछे उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। रचना उस लड़के को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बस इसी की कमी थी। कौन है ये लड़का जो रचना को जाने मन बोल रहा है। आगे और क्या धमाल होने वाला है, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस शादी को क्या नाम दूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।